क्या कभी सोचा है कि प्राचीन कलिंग यानी आज का ओडिशा सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं था? क्या ये जानते हैं कि उस दौर में भी उसकी संस्कृति की जड़ें भारत से हजारों मील दूर दक्षिण पूर्व एशिया के हरे भरे किनारों तक फैली थी? ये कहानी शायद उतनी सुनाई नहीं जाती है ना? बिल्कुल, शायद ये कहानी उतनी नहीं सुनाई जाती जितनी सुनाई जानी चाहिए। हम कभी और एरा, आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलट रहे हैं जहां एक भीषण विनाश के बाद नव निर्माण और विस्तार की एक अद्भुत मगर अक्सर अनदेखी गाथा लिखी गई। कलिंग युद्ध, ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में सम्राट अशोक और उनके हृदय परिवर्तन की कहानी कौंध जाती है। हाँ, और वो कहानी जरूरी भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज हम उस सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे। बिल्कुल। उस कहानी के हाशिए पर धकेल दिए गए किरदार, यानी कलिंग के लोगों की कहानी। आखिर उस भयानक युद्ध के बाद उनका क्या हुआ? सही सवाल है। कैसे एक लगभग तबाह हो चुकी सभ्यता ने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि समुद्र पार जाकर अपनी एक अमिट पहचान बनाई। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है ना? तो चलिए शुरू करते हैं उस निर्णायक पल से। हाँ। लगभग 261 ईसा पूर्व आज के ओडिशा में दया नदी के किनारे धौली की पहाड़ियों के पास मौर्य सम्राट अशोक की विशाल सेना और कलिंग राज्य के बीच एक ऐसा युद्ध हुआ जिसकी भीषणता इतिहास में दर्ज हो गई। अशोक के अपने शिलालेख, खासकर वो 13वां शिलालेख, हाँ बिल्कुल, वो इस तबाही का गवाह है। उन शिलालेखों में जो आंकड़े हैं वो रोंगटे खड़े कर देते हैं। कहते हैं करीब 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर कहीं और भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। सोचिए जरा, और न जाने कितने ही और लोग भूख, बीमारी या दूसरे कारणों से मारे गए होंगे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं कबीर, ये उस दौर की एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी का दस्तावेज है। सही कहा। और इसी त्रासदी ने सम्राट अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने युद्ध की निरर्थकता को महसूस किया, गहरा पछतावा किया और फिर वो बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। उन्होंने भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़े की आवाज को धम्म घोष यानी धर्म और शांति के संदेश से बदल दिया। हाँ, उन्होंने धर्म विजय यानी दिलों को जीतने का संकल्प लिया। बिल्कुल। युद्ध के बाद कलिंग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया और प्रशासन चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की गईं। एक तौसिल, जो शायद आज के भुवनेश्वर के पास थी, हाँ माना जाता है, और दूसरी जौगढ़ या संपाका दक्षिणी ओडिशा में। ये वो कहानी है जो हम अक्सर सुनते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में बार बार उठता है। अशोक के शिलालेख कहते हैं कि कुछ लोग बच निकलने में भाग्यशाली रहे। ये जिक्र आता है। उन भाग्यशाली लोगों का क्या हुआ? क्या वे उसी तबाह हुई धरती पर रह गए या उन्होंने कोई और रास्ता चुना? अच्छा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतिहास, जिसे सिर्फ अशोक का हृदय परिवर्तन कहता है, वो कलिंग के लोगों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी, एक अनचाही शुरुआत? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कबीर, और शायद जवाब हाँ है। शायद ये सिर्फ विनाश और परिवर्तन की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़े पैमाने पर पलायन, एक तरह के फैलाव, एक्सोडस की भी कहानी है। एक्सोडस। हमें ये याद रखना होगा कि युद्ध से पहले कलिंग कोई कमजोर राज्य नहीं था। बिल्कुल नहीं। सही। वो अपनी समुद्री ताकत, अपने जहाजों और अपने कुशल व्यापारियों के लिए जाना जाता था। हाँ। उनके बंदरगाह व्यापार से गुलजार रहते थे। अच्छा, तो मतलब उनकी समुद्री पहुंच पहले से थी। बिल्कुल। कुछ इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि अशोक के आक्रमण का एक बड़ा कारण कलिंग की यही बढ़ती व्यापारिक शक्ति और समृद्धि थी, जो मौर्य साम्राज्य के लिए एक, कह सकते हैं, चुनौती बन रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलिंग के लोगों के पास वो हुनर और साधन पहले से मौजूद थे जिससे वे समुद्र पार जा सकें। उनके पास नावें थीं, दिशाओं का ज्ञान था और शायद नई शुरुआत करने की एक जबरदस्त इच्छा भी, मजबूरी भी। हाँ, मजबूरी ज्यादा। तो क्या ये संभव है कि युद्ध की भयावहता से बचने के लिए या शायद अपनी बिखरी हुई व्यापारिक कड़ियों को फिर से जोड़ने के लिए ये बच निकलने वाले भाग्यशाली लोग अपनी नावों पर सवार होकर अनजान समुद्रों की ओर निकल पड़े हों? ये न सिर्फ संभव है बल्कि इसकी प्रबल संभावना दिखती है। इतिहास गवाह है कि बड़ी त्रासदियों के बाद अक्सर बड़े पलायन होते हैं। कलिंग के लोगों ने शायद यही किया। उनकी जमीन भले ही छिन गई हो, लेकिन उनकी उद्यमशीलता, उनका साहस और समुद्र को समझने का उनका ज्ञान
वो नहीं छिना था। सही बात है। उनके नाविक, उनके व्यापारी, शिल्पकार, कलाकार और शायद बौद्ध और हिंदू धर्मगुरु भी समुद्री मार्गों से अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपनी मान्यताएं, अपने रीति रिवाज लेकर दूर दूर तक फैल गए। और ये दूर देश कौन से थे? कहाँ हमें प्राचीन कलिंग की संस्कृति के निशान या कहें कि पदचिन्ह मिलते हैं? है इसके अलावा बर्मा, आज का म्यांमार, सियाम यानी थाईलैंड, कंबोडिया और इंडोनेशियाई द्वीप समूह जैसे जावा, सुमात्रा, बाली। अच्छा, इंडोनेशिया तक? हाँ, इन सभी क्षेत्रों में प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहा है, लेकिन कलिंग का योगदान इसमें विशेष और शायद सबसे शुरुआती प्रभावों में से एक माना जाता है। क्या इसका कोई सबूत भी है? मतलब क्या उन जगहों के पुराने दस्तावेजों या नामों में इसका कोई जिक्र मिलता है? हाँ, कुछ दिलचस्प भाषाई संकेत मिलते हैं जो इस कनेक्शन की ओर इशारा करते हैं। जैसे कुछ पुरानी चीनी यात्री और इतिहासकार दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ लोगों के लिए कुनलुन शब्द का इस्तेमाल करते थे। कुनलुन? हाँ, कुनलुन। कई विद्वान मानते हैं कि ये कुनलुन असल में कलिंग के लोगों के लिए ही इस्तेमाल होता था, शब्द थोड़ा बदल गया बस। अच्छा। इसी तरह आज भी मलय द्वीप समूह, मलेशिया, इंडोनेशिया में भारतीय मूल के लोगों के लिए कभी कभी ओरांगकेलिंग या ओरांगकेलिंग जैसे शब्द सुनने को मिल जाते हैं। अरे वाह, ये तो साफ कलिंग से निकला लग रहा है। हाँ, ये साफ तौर पर कलिंग शब्द से ही निकला है। ये दिखाता है कि कलिंग के लोग वहां सिर्फ गए ही नहीं, बल्कि उनकी एक अलग पहचान बनी और वो पहचान वहां की भाषा और स्मृति में दर्ज हो गई। ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं संस्कृति के ठोस निशानों की, जैसे कि वास्तुकला। क्या कलिंग की खास मंदिर बनाने की शैली की झलक हमें दक्षिण पूर्व एशिया में भी दिखाई देती है? हाँ, ये एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। ओडिशा की मंदिर वास्तुकला, जिसे हम कलिंग नागर शैली कहते हैं, अपनी बनावट में बहुत विशिष्ट है। बिल्कुल, देखते ही पता चलता है। हाँ, मोटे तौर पर इसके 3 मुख्य रूप देखने को मिलते हैं। पहला शायद सबसे जाना माना रूप रेखा देउल। इसमें मुख्य गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा, धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ता हुआ शिखर होता है, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है ना? हाँ, कुछ वैसा ही। वक्र रेखीय, जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर या भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। इन शिखरों पर बनी सीधी खड़ी रेखाएं, वो रेखाएं इनकी खास पहचान है। बिल्कुल। दूसरा रूप है पीड़ देउल। हाँ, पीड़ देउल। इसका शिखर पिरामिड जैसा होता है, जिसमें कई सपाट छतें या मंच, जिन्हें पीड़ कहते हैं, सीढ़ियों की तरह एक के ऊपर एक बने होते हैं। और ये ऊपर जाते हुए छोटे होते जाते हैं। बिल्कुल। ये अक्सर मुख्य मंदिर के सामने बने हॉल या मंडप, जिसे जगमोहन कहते हैं, उसकी छत होती है। कोणार्क सूर्य मंदिर का विशाल जगमोहन इसका सबसे शानदार उदाहरण है। हाँ, भले ही उसका मुख्य रेखा देउल शिखर अब मौजूद नहीं है, क्या भव्य है वो, है ना? और तीसरा है खाखरा देउल। खाखरा? ये नाम थोड़ा अजीब है। हाँ, इसकी छत थोड़ी अलग होती है, लंबी, ढोल के आकार की, या कहें कि अर्ध बेलनाकार, जैसे किसी पुरानी गाड़ी की छत हो। अच्छा। ये अक्सर देवी या शक्ति मंदिरों में देखने को मिलती है, जैसे भुवनेश्वर का वैताल देउल। इसका आधार भी ज्यादातर आयताकार होता है, रेखा और पीठ देउल की तरह वर्गाकार नहीं। ये 3 मुख्य प्रकार हो गए। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी बनावट हमें दक्षिण पूर्व एशिया में मिलती है? हाँ, क्या मिलती है? देखिए, सीधे तौर पर हूबहू नकल तो शायद नहीं मिलती, लेकिन प्रभाव और प्रेरणा जरूर दिखती है। अच्छा। जैसे जावा में एक प्राचीन हिंदू राज्य का जिक्र मिलता है, जिसे चीनी स्रोतों में होलिंग कहा गया है। होलिंग? हाँ, होलिंग, जो लगभग निश्चित रूप से कलिंग का ही चीनी रूपांतरण है। अरे, ये तो सीधा कनेक्शन लगता है। लगता तो है। फिर बर्मा यानी म्यांमार की एक प्राचीन राजधानी का नाम श्री क्षेत्र था। श्री क्षेत्र? ये नाम तो सुना हुआ है। हाँ, क्योंकि श्री क्षेत्र उड़ीसा के पुरी का भी एक पारंपरिक नाम है। सच में? नाम तक वही रख लिया। ये तो कमाल है। हाँ, ये संकेत काफी मजबूत है। इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड में कई जगहों पर प्राचीन हिंदू और बौद्ध मंदिरों के अवशेष मिले हैं। कुछ विद्वानों को इन संरचनाओं में, खासकर उनके शिखरों की बनावट या मंदिरों के विन्यास में, कलिंग शैली के तत्वों की गूंज सुनाई देती है। तो मतलब ये कि शायद कलिंग के शिल्पकार
और वास्तुकार भी वहां गए होंगे। हो सकता है, या उनके विचार वहां पहुंचे होंगे और फिर स्थानीय कला के साथ मिलकर कुछ नया रचा गया होगा। वास्तुकला के अलावा क्या त्योहारों और परंपराओं में भी कोई ऐसी समानता दिखती है जो उस पुराने समुद्री रिश्ते की याद दिलाती हो? हाँ बिल्कुल। उड़ीसा में बोईता बंदना नाम का एक त्योहार होता है, मैंने सुना है। वो शायद इसी इतिहास से जुड़ा है। हाँ, बोईता बंदना कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण त्योहार है। क्या होता है इसमें? तनी से बनी छोटी छोटी नावों, जिन्हें बोईता कहते हैं, उनको दियों और फूलों से सजाकर नदियों या तालाबों में बहाते हैं। अच्छा। ये त्योहार उन प्राचीन साधवों यानी समुद्री व्यापारियों की याद में मनाया जाता है, जो इसी मौसम में हवा का रुख देखकर अपनी विशाल नावों पर सवार होकर व्यापार के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों, जिन्हें बाली यात्रा कहते थे, बाली और अन्य द्वीपों की यात्रा, बिल्कुल उसी यात्रा के लिए निकलते थे। तो ये त्योहार एक तरह से उन समुद्री यात्राओं की सामूहिक स्मृति को जिंदा रखे हुए हैं। वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब है इस त्योहार का, है ना? और कुछ विद्वान मानते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ द्वीपों, खासकर समुद्री संस्कृति वाले समाजों में, नावों और समुद्र से जुड़े मिलते जुलते त्योहारों या अनुष्ठानों में इसी साझा समुद्री विरासत की झलक देखी जा सकती है। ये दिखाता है कि कैसे लोक स्मृतियां, कहानियां और त्योहार भी लोगों के साथ हजारों मील का सफर तय करते हैं और नई जमीन पर भी अपनी जड़ें जमा लेते हैं। श्रीलंका के साथ भी कलिंग का रिश्ता काफी गहरा और पुराना रहा है ना? हाँ, बहुत गहरा। अशोक ने अपने पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वहीं भेजा था, ये तो हम जानते हैं। हाँ। और ये रिश्ता सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं था। श्रीलंका का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है महावंश। हाँ, सुना है। वो सिंघली लोगों के पूर्वज राजकुमार विजय का संबंध भारत के पूर्वी हिस्से से जोड़ता है। कुछ व्याख्याएं उन्हें कलिंग या उसके पड़ोसी राज्यों से जोड़ती हैं। अच्छा। इसके बाद भी इतिहास में कई बार ऐसा हुआ कि श्रीलंका के शासकों ने या तो अपने कलिंग मूल का दावा किया, जैसे 12वीं शती के राजा निशंक मल्ल, या फिर कलिंग के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये दिखाता है कि श्रीलंका और कलिंग के बीच न सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी लगातार आवाजाही और आदान प्रदान बना रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये संस्कृति का इतना बड़ा प्रवाह आखिर हुआ कैसे? कौन लोग थे जो इसे इतनी दूर तक ले गए? क्या ये सिर्फ व्यापारी थे या कोई और वजह भी थी? हाँ, ये अच्छा सवाल है। शायद विद्वानों में इसे लेकर अलग अलग राय हो सकती है। बिल्कुल। इसे समझाने के लिए मुख्य रूप से 3 तरह के विचार या सिद्धांत रखे जाते हैं। अच्छा। हालांकि ये जरूरी नहीं कि ये एक दूसरे के विरोधी हों, बल्कि ये तीनों मिलकर भी काम कर सकते हैं। क्या है वो? पहला है वैश्य सिद्धांत, जो सबसे सहज लगता है। ये कहता है कि संस्कृति का प्रसार मुख्य रूप से व्यापारियों, वैश्यों और कारीगरों के जरिए हुआ। मतलब जो साहूकार थे। हाँ, वही। ओडिशा के व्यापारी व्यापार के लिए दक्षिण पूर्व एशिया गए, वहां की समृद्धि देखकर शायद वहीं बस गए, स्थानीय लोगों से घुल मिल गए और अपने साथ अपनी भाषा, रीति रिवाज, पूजा पाठ की पद्धतियां ले गए। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया लगती है। बिल्कुल। दूसरा शायद क्षत्रिय सिद्धांत, यानी योद्धाओं और राजकुमारों का भी इसमें हाथ था। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि शायद कुछ भारतीय योद्धाओं, साहसी राजकुमारों या सत्ता से बेदखल हुए अभिजात वर्ग के लोगों ने दक्षिण पूर्व एशिया जाकर अपनी किस्मत आजमाई। हो सकता है उन्होंने वहां छोटे छोटे राज्य स्थापित किए हों, या स्थानीय शासकों की सेना में शामिल होकर, या उनसे वैवाहिक संबंध बनाकर सत्ता में भागीदार बने हों। अच्छा। फिर उन्होंने भारतीय शासन प्रणाली, दरबारी संस्कृति और धर्म को वहां बढ़ावा दिया होगा। कुछ स्थानीय शासकों द्वारा संस्कृत नाम अपनाना, भारतीय उपाधियां धारण करना, ये सब इस संभावना की ओर इशारा करता है। और तीसरा सिद्धांत, वो किससे जुड़ा है? वो है ब्राह्मण सिद्धांत। ये मानता है कि भारतीय संस्कृति, खासकर हिंदू और बौद्ध धर्म, कर्मकांड, संस्कृत भाषा, साहित्य, ज्योतिष और शासन कला का प्रसार ब्राह्मण पुरोहितों और विद्वानों के माध्यम से हुआ। अच्छा, यानी विद्वानों का रोल। हाँ, ऐसा माना जाता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के स्थानीय शासकों ने अपनी सत्ता को धार्मिक और सामाजिक वैधता दिलाने, अपने राज्यों को बेहतर ढंग से संगठित करने और भारतीय ज्ञान विज्ञान का लाभ उठाने के लिए भारत से ब्राह्मणों
और विद्वानों को आमंत्रित किया। इन विद्वानों ने वहां जाके यज्ञ करवाए, मंदिर बनवाए, शासकों की वंशावलियां रची, उन्हें देवताओं का अवतार घोषित किया और भारतीय दर्शन तथा साहित्य का प्रचार प्रसार किया। तो ऐसा लगता है कि ये कोई एक अकेली वजह नहीं थी, शायद ये सब साथ साथ हुआ होगा। हाँ, बहुत मुमकिन है। व्यापारी अपने मुनाफे के लिए गए, योद्धा शायद नई जमीन और सत्ता की तलाश में, और विद्वान ज्ञान और धर्म के प्रसार के लिए। और इन सब ने मिलकर उस सांस्कृतिक पुल का निर्माण किया होगा जो कलिंग को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता था। निश्चित रूप से। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये कोई एक तरफा प्रक्रिया नहीं थी। अच्छा। हाँ, भारतीय संस्कृति वहां गई, लेकिन उसने वहां की स्थानीय संस्कृतियों से भी बहुत कुछ सीखा और अपनाया। इससे एक मिलीजुली, एक सिंक्रेटिक संस्कृति का विकास हुआ, जिसकी जड़ें भले ही भारतीय थीं, लेकिन जिसके फूल और फल स्थानीय मिट्टी में खिले। ये सदियों तक चला एक सतत संवाद था, एक आदान प्रदान था। जब हम इस पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं, एक भयानक युद्ध, लाखों लोगों का मारा जाना या बेघर होना, एक सभ्यता का लगभग मिट जाना, और फिर उसी राख से उठकर न केवल खुद को फिर से खड़ा करना, बल्कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति को हजारों मील दूर तक फैला देना, ये सचमुच में लचीलेपन यानी रेजिलियंस की एक असाधारण मिसाल है। बिल्कुल। कलिंग की कहानी हमें यही सिखाती है कि कैसे सबसे गहरे घाव भी नई शुरुआत का अवसर बन सकते हैं। सही कहा। कैसे विनाशकारी नुकसान को भी ताकत में बदला जा सकता है। उनकी पहचान मिटी नहीं, बल्कि उसका विस्तार हुआ। वो नई जमीनों पर फैली, नए लोगों से मिली और नए रूपों में ढलकर और भी समृद्ध हुई। ये दिखाता है कि संस्कृति कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि एक जीवित बहती हुई नदी की तरह है, जो अपना रास्ता बना ही लेती है। बिल्कुल। और शायद ये कहानी सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज हमारे निजी जीवन के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। कैसे? हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी मुश्किलों, चुनौतियों, असफलताओं या बड़े नुकसान का सामना करते हैं। हाँ, करते तो हैं। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर गया, सब खत्म हो गया। लेकिन कलिंग की ये अनकही विरासत हमें याद दिलाती है कि ऐसे पल भी पुनर्निर्माण, नवीनीकरण और शायद पहले से भी बड़े प्रभाव का अवसर बन सकते हैं। जैसे कलिंग ने अपने सबसे अंधकारमय दौर के बाद समुद्र पार अपनी रोशनी फैलाई, वैसे ही हम भी अपनी चुनौतियों से उभरकर, अपने अनुभवों से सीखकर कुछ नया, कुछ सार्थक रच सकते हैं। और शायद पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभर सकते हैं। बहुत खूबसूरती से जोड़ा तुमने इसे, कबीर। इतिहास सिर्फ अतीत का लिखा जोखा नहीं होता। नहीं, वो भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होता है। यह हमें सिखाता है कि जड़ें कितनी भी गहरी क्यों न हो, शाखाएं हमेशा नए आसमानों की ओर बढ़ने की क्षमता रखती हैं। बिल्कुल। तो आज के इस मंथन के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम अपनी विरासत से, अपने अतीत के अनुभवों से, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, क्या सीखते हैं? और उस सीख को हम कैसे अपनी जिंदगी में और अपने आसपास की दुनिया में आगे ले जाते हैं? हमारी अपनी कहानी, हमारी अपनी विरासत क्या होगी? और चलते चलते एक छोटी सी प्रेरक कहावत, जो शायद कलिंग की कहानी का सार भी है, अंधेरे के बाद ही सवेरा होता है। बहुत सही। और एक संस्कृत श्लोक जो कर्म और प्रयास के महत्व पर जोर देता है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिसका अर्थ है कार्य केवल परिश्रम से ही सफल होते हैं, सिर्फ इच्छा करने या सपने देखने से नहीं। ठीक वैसे ही जैसे सोते हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप आकर प्रवेश नहीं कर जाते, मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए मंथन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मंथन जारी रहे।